उस टाइम पे जब माँ थी तो माँ को मैंने कभी सुख नहीं दिया। एक बार मैंने अपने आप में भी झांक कर देखा कि शराब छोड़ना मेरे लिए अब ये आसान काम नहीं रह गया, क्योंकि मैं इतना नीचे चला गया था शराब के लत में, और मैं इतने दूर निकल गया इस दौड़ में कि वापस आना नामुमकिन था। 19 साल के हेमंत की आंखों में कई सारे सपने जगमगाते थे। उसे अपने बड़े भाई की तरह सिंगर बनना था। मोहम्मद रफ़ी और किशोर के गानों में वो अपने सपनों की उड़ान भरने लगा था। घर का सबसे छोटा बच्चा होने की वजह से उसकी हर मांग, हर ख्वाहिश जाहिर होने के पहले ही पूरी कर दी जाती थी। उसे महंगे फैशनेबल जैकेट्स पहनना पसंद था, नए नए परफ्यूम लगाना पसंद था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा पसंद था नए नए दोस्त बनाना और कुछ नया आजमाना। पर उसे ये पता नहीं था कि ऐसी ही एक दोस्ती की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जानलेवा कीमत। उन्नीस 20 साल का था जब मेरी शादी जल्दी हो गई। 20 साल में कुछ दोस्तों के साथ मैंने थोड़ा सा लेना चाहा, बहुत रिक्वेस्ट पे। शराब की बुराई है ये पता नहीं थी। शुरू में थोड़ी सी बियर वगैरह ली थी, कुछ दिनों बाद अंग्रेजी शराब, बढ़ते 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 फिर ज़्यादा हो गया। 8-10 साल मैं ड्रिंक कर रहा था। सोचता था कि मैं थोड़ी ऐसा रास्ते पे थोड़ी गिरने वाला हूँ, मैं थोड़ी कोई शराबी है। कब मैं ये शराब के अधीन हो गया, ऊंची पीते पीते कब नीचे आ गया, मुझे भी नहीं पता चला। अपना गरज के धंधे में अपना ध्यान देना मैंने छोड़ दिया। भाई से सिर्फ शराब के लिए पैसे लेना या किसी दोस्तों से, अच्छे दोस्तों से बार बार पैसे मांगना, तो वो भी परेशान हो गए। कुछ रिश्तेदार थे, हमारे बहन भौनई, ये भी परेशान हो गए, वही पास में रहते थे। दोस्तों के साथ कुछ गलत काम करना, चक्कू दिखा के पैसे निकालो, ये वो क्राइम होने लगा। और फिर बाद में मुझे लत लग गई शराब की। जैसे कि मैं रात में पीता था तो दिन में पीने लगा, दिन में पीता था तो सवेरे भी पीने की आदत होने लगी। अगर शराब सवेरे नहीं लेता तो मेरे हाथ पाँव कांपने लग जाते, और मैं इतने दूर निकल गया इस दौड़ में कि वापस आना नामुमकिन था। और थोड़ा थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब होने लग गई थी। जो देसी शराब होती है, हल्की शराब होती है वो लेना, हथबट्टी होती है वो लेना, जितनी सस्ते वाली है, जितनी आसान मिलती है वो लेना। संध्याकाळची क्वार्टर घेऊन यायचे घरी, मग ती प्यायची, पाटे उठायचं 5ला, जेवायच्या ऐवजी ती ड्रिंकच घ्यायचे। दारूला नसले की ते मुलीचा गल्ला फोड, त्याचे तुकडे कर, त्यातनं काय 10-5 रुपये निघाल ते काढून घ्यायचे, असे ते करायचे। दारात बसून असे ओरडायचे, सगळे लोक घाबरायचे, कोणी जवळून येत नव्हतं। मारामारी करताना तलवारी भरपूर असायच्या त्यांच्याकडं, मग ते घरात आणायचे, लपवून ठेवायचे। मग त्याची भीती वाटायची की आपल्याला ह्यांनी काय करतात का काय, घाबरल्या का थोडी झोप यायची नाही, रात्रभर जागं बसायचं। कधी कधी असं लाल तिखट घेऊन पाण्यात कालवून असं टाकायचा प्रयत्न करायचे। असं त्यावेळेस खूप भयानक वाटायचं की आपल्याला काय होणार तर नाही ना इथं राहून। म्हणून त्याची आई म्हणायची की तू त्याला ठेवू नको इथं, जाऊ दे त्याला। शराब से रिश्ता बनाते बनाते हेमंत की जिंदगी के वो रिश्ते छूटने लगे थे जो उसके लिए वाकई मायने रखते थे, जिनके दम पर आज वो खड़ा था। तो ये सब करते करते भाई ने देख लिया, तो उसने मुझे बता दिया कि मैं अब तेरे साथ रहने वाला नहीं। माँ ने भी बोल दिया कि अब हम लोग पुणे चले जाएंगे। जाते जाते माँ ने एक बात बता दी थी, हमारे सास ससुर को बुला लिए घर पे और बोल दिया कि देखो अगर हो सकता है तो आपके बेटी को भी आपके यहाँ पर ले जाइए। ये बच्ची के साथ अगर झगड़ा कर दिया और कुछ कम ज़्यादा हो गया तो
हम नहीं बोल सकते, इसका भरोसा नहीं, अब इसके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, तलाक दे दीजिए, छोड़ दीजिए, ये बेटा हमारा अच्छा नहीं है। माँ रोती थी, बहुत बार बोलती थी, देख बेटा ऐसा है कि हमने भी गरीबी देखी है, तो अभी अच्छे दिन आ गए तो क्यों ये कर रहा है। तो मैं कभी माँ की बात माना नहीं। अब ऐसा इतना गिल्टी फील होता है और इतना बुरा लगता है कि माँ को ये दिन देखने चाहिए था, यानी माँ अब चाहिए थी, क्योंकि अब उसके मन में था कि मेरा छोटा बच्चा है ना बहुत अच्छा है। उसके मन में हमेशा ऐसा लगता था कि ये कोई सिंगर बनेगा, ये गायक बनेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो उस टाइम पे जब माँ थी तो माँ को मैंने कभी सुख नहीं दिया, और जब माँ चली गई तो ये सब कुछ मिल गया मुझे। एक तर मुलगी आईकडेच होती, ती पण घाबरायची, त्याच्यामुळं पण ती राहत नव्हती ती आमच्यापाशी, मग तिला आईनेच नेली तिकडे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था इसके उस टाइम पे लगता था कि हाँ दूसरों के जैसे अगर पापा होते तो वो हमें छोड़ने आते, स्कूल में लेने आते, या फिर खिलौने चॉकलेट्स वगैरह सब ऐसा लाते, तो मुझे नानी के यहाँ रहना नहीं पड़ता। शायद थोड़ा अफसोस होता है इस बात का। जैसा शराब बड़े बड़े बैरल को उसको सड़ा देती है तो पेट का क्या है, मामूली बात है। कुछ दिनों में वो असर होने लगा मुझे। हाथ पाँव कांपने के बाद मेरे लीवर में सूजन आ गई और मैं बीमार रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये परेशानी इतनी बढ़ गई कि मुझे ॲडमिट करना पड़ा। उलट्या व्हायच्या, ते आले की जेवण तर नाहीच जायचं त्यांना, भडाभडा बाथरूममध्ये उलट्या, त्रास खूप व्हायचा त्यांना। मग ते काढत बसायचं सगळं त्यांचं, व्यवस्थित करायचं, त्यांना झोपवायचं। तो फिर डॉक्टर साहब ने बता दिए थे 3rd कंडीशन में, यानी इनकी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन इन्हें हम ठीक कर सकते, गोली औषध दवा ये वो दे के। एक 8-10 दिन जब तक तबीयत अच्छी नहीं होती तब तक सब मैं शराब वगैरह रुक गया था। मैं तबीयत अच्छी होने लगी, वापस वही पटरी पे आ गए, वही तकलीफ चालू हो गई, फिर से एडमिशन। और ये बीमारी है ये पता नहीं था। ये परिवर्तन में जब मैं एडमिट होने के बाद, उसके बाद वो काउंसलिंग करते थे सर लोग, तब मुझे ये पता चला कि ये बीमारी है। काउंसलर्स थे वहाँ पर, डॉक्टर्स थे, वो हमेशा बताते थे कि भाई आपका पूरा रसायन जो है शरीर का कंट्रोल सब अल्कोहल ने ले लिया। रास्ते से चलने के बाद मुझे ऐसा लगता था कोई गाड़ी आ गई पास में, या नींद में उड़ जाता था, मैं डर के उड़ जाता, कोई आ गया मेरा गला दबा रहा है, कुछ ऐसा होता था। दवाई के साथ फिर वापस पीना चालू हो गया। उसके बाद मेरी कंडीशन आखिरी स्टेप पे आ गई। डॉक्टर साहब ने मुझे एडमिट करने के बाद बीवी को बता दिया कि ये पूरा इनका लीवर डैमेज हो गया, ये काम ये बचेंगे या नहीं बचेंगे पता नहीं है, लेकिन अब होश में आना मुश्किल है इनका। तो 2-3 दिन होने के बाद मुझे थोड़ा सा होश आया था। बाजू में हमारी बच्ची थी छोटी, और मैं वो उसके चक्कर में था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मैं विड्रॉल में था। तो वो ऐसा देखने के बाद बच्ची को उठा के मैंने फेंक दिया खिड़की के पास। तो अच्छा है वो दूसरे मंजिले पे था, तो कोई गैलरी से वो नीचे नहीं गिर गई। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। अगर ये गलती से थोड़ा और ताकत ज़्यादा लग गई होती तो बच्ची हमारी नीचे गिर गई होती मेरे हाथ से। तो फिर 1-2 दिन के बाद जब होश ठीक तरीके से आया, तब मेरे सामने एक किसी और पेशेंट की माँ बैठी थी कि आप आदमी या हैवान है, इंसान हो। मैंने पूछा क्या हो गया मेरे से। घर के जितने भी जेवर थे, गले में का, कान में का, ये सब उन्होंने बेच दिए। और हर बार आपने उनका इंसल्ट किया, हर बार उनको अपमानित किया। वही औरत आपको बचाने के लिए अपने घर के बर्तन, अपने जेवर सब बेच के आपके दवाखाने की फीस भर रही है। शर्म नहीं आती आप? जब अंधेरा इतना घना हो, उम्मीद की कोई किरण नजर ना आए, तब आपको अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ती है बदलाव की रोशनी। हौसले का नन्हा सा दिया भी काफी होता है इस अंधेरे से लड़ने के लिए, उसे मात देने के लिए।
कुछ डॉक्टर्स वगैरह उन्होंने भी बताया कि भाई ये कब तक करोगे आप, अब हम एडमिशन भी आपका नहीं होने देंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने हर हद पार कर दिए, तो भाई संभालो अपने आप को। मेरे मन में यानी अंदर तक मैं चुप गई वो बात। मैंने निश्चय कर लिया, निर्धार कर लिया कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं तकलीफ़ नहीं दूंगा। अगर मरना है मुझे ना तो मैं ज़रूर मरूंगा, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद बिगर शराब पिए मरूंगा। शायद मैं और कुछ दिन ज़िंदा रहूँगा, लेकिन एक बार तो बोलेंगे लोग मेरे बच्चों को कि ये शराबी के बेटे नहीं थे। मेरी बीवी तो बोलेंगी, मेरे बच्चे लोग बोलेंगे। इसलिए मैंने वो कसम खा ली और मैंने उस दिन से शराब को छोड़ दिया। मैंने थोड़ा सा मेरे मन में थोड़ी सी ये इसके बारे में जगह रह गई थी, तो मैंने दूसरा रीज़न ढूंढ लिया था। थोड़ा गुटखा वगैरह खाता था। एक दिन बर्थडे था बच्चे का, तो हमारे लड़की का, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, तो बच्ची के लिए कुछ ले आया नहीं मैं। तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कि चलो कोई बात नहीं, आप नहीं ले आए, केक वगैरह हमने छोटा सा बनाया घर में, तो हम बच्ची का बर्थडे कर लेंगे हम, लेकिन आपके लिए बच्ची ने कुछ सरप्राइज़ रखा है, आपके लिए कुछ ले आया है। मतलब क्या ले आए? वो बच्ची के हाथ में गुटखे की 10 पुड़ियाँ थी। मैं बीवी से थोड़ा नाराज़ हो गया, डांटा उनको, ये आपने क्यों उनको लाने बताया? बोले वो मैंने नहीं लाया, आप जो 1-2 रुपए देते थे उसको खाने के लिए, उसने जमा करके रख दिया था। और रात में जब आप बोलते थे 10 बजे बच्चे को जाओ पूड़ी लेके आओ खाना खाने का, तो बच्ची डरती थी। बच्ची को रास्ते में कुछ कुत्ते वगैरह अंधेरे का डर लगता था, तो उसने बताया कि भाई पापा के लिए अगर मैं 10 गुटखा पूड़ी ले आऊँगी तो फिर मुझे बार बार जाना नहीं पड़ेगा, इसके वजह से आप एक लीजिए। तो मेरे अंदर का जो शैतान है निकल गया। मैंने अपने आप को बोल दिया कि मैं राक्षस हूँ। अगर मुझे इतनी भी दया नहीं आती अगर बच्चों की, तो मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जीने के लायक नहीं हूँ। मुझे उसी टाइम पे बहुत फील हो गया। मैंने बच्चे को गले से लगा लिया, नहीं वाले तेरा पापा ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, ये मैं कसम फिर से खाता हूँ। और मेरे बच्चे को मैंने सीने से लगा लिया। फिर मैं परिवर्तन का काम करना चालू कर दिया। थोड़ा मेरे में जो टैलेंट था, गाना गाना, कंपटीशन में जाना, आकाशवाणी पे छोटा मोटा कार्यक्रम होता था उसमें जाना, तो पहचान हो गई मेरी कुछ फिल्म लाइन वालों से। मुझे छोटा मोटा काम मिलने लगा, जहाँ साहब से पहचान हो गई, तो वहाँ पर मुझे काम के 10,000 रुपये मिल गए। तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त लोग भी वापस जमा हो गए, जिन्होंने बैंक लोन करके दिया मुझे। मैंने अच्छा 2 रूम, संडास, बाथरूम, ये वो अच्छा घर बांध लिया। तो सबकी नज़र थी कि भाई ये आदमी वापस पलटी मारेगा, लेकिन बीवी को हमारे पूरा भरोसा था कि नहीं है। तो वो समझ गए थे कि अब नहीं होने वाला ये, और नहीं हुआ। 1996 तब से मैंने शराब छोड़ दिया, यानी मुझे शायद 25 साल हो गए। मुझे लगता है कि हेमंत की जो कहानी है बहुत ही पॉजिटिव कहानी है कि ठीक से ट्रीटमेंट ली जाए और खुद की मोटिवेशन हो, फैमिली सपोर्ट करे, तो ये मुझे लगता है कि पूरा रिहैबिलिटेशन है, यानी एक मीनिंगफुल रिहैबिलिटेशन है। नशा मुक्ति एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस हम जितने डिटर्मिनेशन से, जितने करेज से, जितना सपोर्ट हमें मिले उसमें, मुझे लगता है कि जितने खुद पे भरोसा रख के पैशनेटली वो करे, तो वो रिज़ल्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। मोटिवेशन आना चाहिए, तो आपको स्काई इज़ लिमिट। जब मैं बुरा था तो मुझे हमेशा बुरे ही लोग मिलते थे। मैं अच्छा हो गया तो मुझे अच्छे लोग मिल गए। अब नहीं मुझे कोई बुरा मिलता, क्योंकि मेरे खुद में ही बुराई थी ये सब। महाबळेश्वर, पाचगणी, मंदिरं कोणतं आवडलं की त्या मंदिराकडे जायचं फिरायला. आता खूप नेतात फिरायला,
काही नाही आता, तक्रार त्यांच्याबद्दल कोणतीही नाही आता. मागचं सगळं विसरून गेलो आहे आता आम्ही. ते मुलाबरोबर गाणी म्हणतात, मुलगा ते गाणी म्हणतात. हेमंत समझ गए हैं कि शराब का पहला घूंट ही उनकी जिंदगी का जहर बन गया था. उनकी लड़ाई बहुत लंबी रही है, 10 साल लंबी. हेमंत की तरह हर कोई इस दलदल से निकल सकता है, जीत सकता है. जरूरत है तो बस थोड़े से हौसले की, थोड़ी हिम्मत की. अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब छोड़ नहीं पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, यानी poisonswelove@gmail.com पर, या देखाइए वेबसाइट poisonswelove.org.